नावेल जुनून कल्ब, उजाला नाज के कलम से। किस्त नंबर 5, बेबसी, मजबूरी और मोहताजी। ये ऐसे एहसासात हैं जो इंसान को अंदर से मार देते हैं। ताकतवर से ताकतवर इंसान भी जब ऐसे एहसासात महसूस करता है, ऐसे हालात से गुजरता है, तो टूट कर रह जाता है। इसलिए अल्लाह से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि कभी वो किसी भी इंसान को ऐसे हालात से न गुजारे। आमीन। वो इस वक्त अपने हाथों में ज़ेवरात लिए बेड पर बैठी थी। नज़रें मुसलसल इन ज़ेवरात पर थीं जो कि उसने अपनी शादी के रोज़ पहने थे। मगर इन ज़ेवरात की ख़ास बात ये थी कि ये उसकी माँ की निशानी थे। ये वही ज़ेवरात थे जो उसकी माँ ने अपनी शादी पर पहने थे, और उनकी याद में उसने माँ की याद में आँख से आंसू निकलकर सोने के हार पर गिरा था। इसके पास इस वक्त बस यही एक वाहिद चीज़ थी जिससे वो कुछ कर सकती थी, सोने का सेट, कंगन और अंगूठी। इसके अलावा इसके पास कुछ भी न था, और इस वक्त वो उन्हें खुद से दूर करने के बारे में सोच रही थी। इसने चेहरा उठाकर सामने देखा, जहां आईने में उसे अपना अक्स नजर आया। इसे कपड़े में पलटा वजूद जो वो पिछले कई दिनों से पहने हुई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कभी ऐसा दिन देखना होगा कि जब पहनने को एक कपड़ा ही होगा बस। वो शख्स वाकई रहमदिल था कि उसने अपने घर में उसे रखा हुआ था और पहनने को एक जोड़ा भी दे ही दिया था, मगर अब वो इस एक जोड़े में मजीद दिन नहीं गुजार सकती थी। इसके कुछ ज़रूरियात थीं जिन्हें उसे पूरा करना था, और जिन्हें पूरा करने के लिए इसके पास सिर्फ ये ज़ेवरात ही थे। इसकी माँ की निशानी। यादें चीज़ों से कहाँ जड़ी होती हैं। यादें तो याददाश्त में होती हैं, और किसी इंसान का दिया सबसे कीमती तोहफा तो इसका वक्त होता है। और आपका दिया हर वक्त मुझे याद है मामा, कहते हुए वो मुस्कुराई थी। आपको याद करने के लिए मुझे किसी मादी चीज़ की ज़रूरत नहीं, खुद को हौसला देती वो खड़ी हुई थी। आप हमेशा मेरे साथ हैं। मेरी यादों में वो अब मुस्कुराती हुई हाथ में ज़ेवरात लिए कमरे से बाहर निकली थी। वो किचन में दाखिल हुई तो उसे कुछ हैरत हुई। किचन खाली था, यानी वो अब तक उठा नहीं था। मुझे भी कुछ हाथ पैर चला लेने चाहिए, खुद से कहती वो अब आगे बढ़ी। दराज खोलकर अपने ज़ेवरात इसमें रखे और अब वो नाश्ता बनाने लगी, अपने लिए और इस शख्स के लिए जिसके हाथ का नाश्ता वो पिछले 6 दिनों से कर रही थी। वो मुकम्मल तैयार सा डाइनिंग एरिया में पहुंचा था। अदनान साहब ने सरा पीर उसे देखा और फिर अपनी बेगम की समझ। जानते थे कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, मगर अब कह भी क्या सकते थे। अगर आयत यहाँ होती तो वो कुछ कहते, मगर वो तो खुद मैदान छोड़कर चली गई थी, तो अब वो किसके लिए खड़े होते या बोलते। वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठा और अपनी माँ की जानिब देखा, जो कि उसे देखकर मुस्कुराई थी। आज उनका ख्वाब पूरा होने वाला था, अपने बेटे को खान इंडस्ट्रीज में एक मालिक की हैसियत से देखने का ख्वाब। उनका चेहरा इनकी खुशी को बयान करने के लिए काफ़ी था। तो आखिरकार तुम दोनों की ख्वाहिश पूरी हो ही गई। अदनान साहिब के लिए खामोश रहना जैसे कुछ मुश्किल सा था। आपको भी खुश होना चाहिए अपने बेटे की तरक्की पर, उनके सामने चाय रखते शाइस्ता बेगम ने कहा था, जिस पर अदनान साहिब मुस्कराए थे। तंजिया मुस्कराहट। ज़रूर खुश होता अगर ये तरक्की अपने बिलबोते पर की होती। तंजिया अंदाज में कहते वो उन्हें आग लगा गए थे, जबकि जियान उन सब में खामोश बैठा नाश्ता करने में मसरूफ था। एक तो वो जानता था कि इसकी माँ की काफ़ी थी जवाब के लिए, और दूसरा इसे ये सब सुनने की आदत सी थी। इसे कभी मौका देते तो ये कुछ करके दिखाता ना। अब देखिएगा आप, ये कैसे खान इंडस्ट्रीज को बुलंदियों पर ले जाता है, उन्होंने पुरयकीन अंदाज में कहा, जिस पर अदनान साहिब की मुस्कुराहट फैली थी। खान इंडस्ट्री पहले से ही बुलंदी पर है बेगम, तुम्हारा बेटा बस इस बुलंदी पर एंजॉय करने जा रहा है, और मुझे डर है कि कहीं अपने साथ साथ ये भाई साहिब की कंपनी को भी ना डुबो दे। अपने ख्यालात का इजहार किया था। कभी अपने बेटे पर एतबार भी कर लिया करें, अदनान नाराजगी से कहा था।
मुझे हमारे बेटे पर पूरा यकीन है। शाइस्ता अब जियान की जानिब देखा जो चारा झुकाए बैठा था। ये कोई कारनामा जरूर करके दिखाएगा। एक और तंज हुआ था और यहाँ जैसे जियान की बस हो गई थी। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। मैं चलता हो नूनगुना, देर हो रही है, धीमी आवाज में कहते वो दोनों को खुदा हाफिज करता वहां से निकल गया था। हद हो गई है। मजाल है कि कभी अपने अलिफ सीन से प्यार से बात की हो। शाइस्ता बेगम ने एक बार शिकायत की थी। कैसे करूं? मेरे हिस्से का सारा प्यार तो तुम उसे दे चुकी हो। बेफिक्री से कहते वो अब नाश्ते में मसरूफ हो चुके थे। शाइस्ता बेगम ने कुछ देर उन्हें घूरा और फिर खुद भी नाश्ता करने लगी। आज के दिन वो अपना मूड खराब हरगिज नहीं करना चाहती थी। इसकी गाड़ी कुछ देर बाद पार्किंग में रुकी थी। गाड़ी से बाहर निकलते इसने अपना काला चश्मा उतारा और इस बुलंद वबाला जदीद तर्ज पर बनी इमारत की समत देखा, जिसके आखिरी फ्लोर पर खान इंडस्ट्रीज का लोगो लगा था। सूरज की किरणों पर चमकती वो इमारत जो कि शीशे से बनी थी, इसका वो ख्वाब थी जिसे वो बचपन से देख रहा था। जाने कितने सालों से वो इस इमारत में रोज आ रहा था, मगर कभी इसने इस तरह खड़े रहकर उसे गौर से नहीं देखा था। वो एक उम्पलाई की हैसियत से यहाँ आया था। सर उठाकर उसे देखने की हिम्मत कैसे कर सकता था? मगर आज वो पूरे इस्तेहाक से देख रहा था, क्योंकि आज ही वो दिन था जब वो एक उम्पलाई नहीं बल्कि वाइस चेयरमैन की हैसियत से यहाँ आ रहा था। आज उसे हक था इस इमारत को सर उठाकर देखने का। काला चश्मा दोबारा आंखों पर लगाए वो मुस्कुराया था, और उसी मुस्कुराहट के साथ उसने खान इंडस्ट्रीज के अंदर कदम रखा था। सर उठाकर, मेरी आंख देर से खुली। तुम फिक्र मत करो, मैं मीटिंग खत्म होने से पहले पहुंच जाऊंगा। तेजी से सीढ़ियों से उतरते हुए वो कह रहा था। ठीक है, मीटिंग 1 बजे शुरू होगी तो तुम पहुंच जाना। वहाँ कान में लगे एयरबड से शामिर की आवाज आई थी। हाँ ठीक है, मैं सब थोड़ी देर में निकलता हूँ। किचन में दाखिल होते वो जो अपनी शर्ट का बाजू ऊपर कर रहा था, सामने के मंजर को देखते ही इसके कदमों को ब्रेक लगी थी। ओक में बाद में बात करता हूँ, शामिर से कहते इसने कालकट की और आगे बढ़ा, जहां टेबल पर फ्रेंच टोस्ट रखे थे, जबकि वो अब चाय कपों में डाल रही थी। आए, नाश्ता करें। उसे हैरान खड़े देखते आयत ने कहा था, साथ ही कप अब टेबल पर रखिए। क्या ये इस घर को अपना घर समझने लगी है? मीसम ने हैरत से सोचते हुए आगे कदम बढ़ाए थे। आप रोज आमलेट खाते हैं, इसलिए मैंने फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं। इंसान को कभी कुछ मुख्तलिफ भी खाना चाहिए, मुस्कराकर कहते उसकी प्लेट में टोस्ट रखा था। ऐसा लग रहा है जैसे आप मेज़बान हैं और मैं मेहमान। उसने अपने ख्यालात को जुबान दी थी। आयत मुस्कुराई थी। मीसम ने आज पहली बार उसकी मुस्कुराहट देखी थी। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की मुस्कुराते हुए कुछ बेहतर लगती है। मैं मेहमान ही हूँ, लेकिन मेहमान जब लंबे अरसे के लिए रहने लगी तो उन्हें कुछ काम कर लेना चाहिए। टोस्ट का बाइट लेते हुए कहा था। मीसम को आज वो कुछ बदली बदली लगी थी। आप फिर नॉर्मल। शुक्रिया, मगर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने काम खुद करने की आदत है, कहते हुए इसने भी एक बाइट लिया था। टोस्ट बने तो अच्छे थे। आप हमेशा अकेला रहते हैं? इसने पूछा था। मीसम ने हैरत से उसे देखा। फाइनली, इतने दिनों में पहली बार उसने इससे कुछ पूछ ही लिया था। यहां तो अकेला ही रहता हूं। मेरी फैमिली इस्लामाबाद में होती है, नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया था। साथ साथ नाश्ता भी जारी था। तो आप यहां क्यों रहते हैं? एक और सवाल किया था। मेरी कंपनी यहां है, इसलिए ज्यादा वक्त मेरा कराची में ही गुजरता है, लेकिन घर की तरह भी चक्कर लगाता रहता हूं, जो कि आजकल बंद है। आखिरी जुमला इसने बस सोचा था, कहा नहीं। आपका नाम क्या है? सवाल किया था।
फाइनली आयत हुसैन ने वो सवाल कर लिया था जो असूलना इससे पहले दिन ये कर लेना चाहिए था। जबकि इस सवाल पर मीसम मुस्कुराया था तो 6 दिन बाद इसे ख्याल आ गया पूछने का। मीसम रजा, इसका मतलब क्या है? एक और सवाल हो अलिफ जिस पर मीसम की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। खूबसूरत। और इस बार एक मुस्कुराहट ने आयत हुसैन के होठों को भी छुआ था, मगर यह मुस्कुराहट कुछ शरारती सी थी। मीसम को एहसास हुआ कि अब वो सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि अच्छी लग रही थी। आपका नाम आपको सूट नहीं करता। और इन अल्फाज पर मीसम रजा का कहकहा बुलंद हुआ था। आयत हुसैन ने पहली बार उसे हंसते हुए देखा था और उसे एहसास हुआ कि इसकी हंसती पुरकशिश थी। मगर आपका नाम आप पर पूरी तरह सूट करता है। बहुत बहादुर हैं आप। गहरी मुस्कुराहट लिए कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए उसने चाय का सप लेते कहा था। आज पहली बार इस लड़की से बात करके उसे चिड़चिड़ापन महसूस नहीं हुआ था, बल्कि आज पहली बार वो उसे थोड़ी दिलचस्प लगी थी। थैंक यू। तारीफ वसूल करने में देर नहीं की थी। अब वो खड़ी हुई और दराज से जेवरात निकालकर टेबल पर लाकर रखी। मीसम ने पहले इस ज्वेलरी और फिर इसकी जानिब सवालिया नजरों से देखा था। वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी, सर झुकाए। आपने ठीक कहा था, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। न ही मैं यहाँ ऐसे रह सकती हूँ और न ही मैं फिलहाल वापस जा सकती हूँ। अब सर उठाकर उसे देखा जो तसल्ली से उसे सुन रहा था। लेकिन रास्ता इतनी जल्दी तो नहीं मिलता ना। रास्ता तलाश करने में वक्त लगता है। मिल जाए तो इस पर चलने की हिम्मत जमा करने में भी वक्त लगता है और चलते रहने में भी। अब इतना सारा वक्त मैं यहाँ आपके घर मुफ्त में रहकर तो नहीं गुजार सकती ना। वो रुकी और ना ही एक जोड़े में सर झुकाते हुए कहा था। मीसम ने चौंक कर उसके लिबास को देखा था। वो इसी एक जोड़े में इतने दिन गुजार रही थी। इसने ये पहले क्यों नहीं नोट किया? उसे शर्मिंदगी से हुई थी। ये जेवरात की कीमत इतनी ज्यादा तो नहीं कि मैं लामहदूद वक्त गुजार सकूं, मगर उनकी कीमत इतनी ज़रूर है कि वक्त कुछ का किराया और अपने अखराजात उठा सकूं। मैं चाहती हूं कि आप ये रख लें और चाहें तो उसे बेच दें, मगर जब तक मैं अपने मसलों का हल नहीं ढूंढ लेती आप मुझे यहाँ रहने दें। वो खामोशी होती अब मीसम के जवाब का इंतजार करने लगी, जो कुछ देर उसे देखते रहने के बाद गोया हुआ। मैं जानता हूं कि आपकी जो भी मजबूरी मुश्किल है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। इस रात आपका डिजाइनर ब्राइडल ड्रेस और ये ज्वेलरी देखकर मैं ये जान गया था कि किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखती है। यकीनन पैसों की कोई कमी नहीं है आपको, और पैसों की कमी न होने के बावजूद अगर आप किसी और के घर रहने पर मजबूर हैं तो बात जरूर बहुत बड़ी है। वो अब दोनों कोहनियां मेज पर टिकाए आगे झुक। मुझे किसी की जातियात में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस आमना, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछूंगा नहीं। मगर मुझे खुशी है कि आपने मेरी बात पर गौर किया और आज आपको देखकर ये लग रहा है आप अब रास्ता जल्द निकाल ही लेगी। वो रुका। इस बात की मुझे शर्मिंदगी है कि मैंने आपसे आपकी ज़रूरत नहीं पूछी। मैं बस चाहता था कि आप जल्द अज जल्द यहाँ से चली जाएं। मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत ऐसी की है, मुझे अपने किरदार और अपने वालिदैन की तरबियत का मान रखना आया है। मैं नहीं चाहता कि किसी को ये मालूम हो कि मेरे घर में एक लड़की रह रही है और हम दोनों के किरदार पर लोग बातें करें। आप जानती हैं कि मामलात बहुत संगीन होते हैं, बस इसीलिए मैं आपको यहाँ नहीं रखना चाहता था। अब आयत ने इस शख्स की जानिब चौंक कर देखा था। वाकई कितनी बेहतरीन तरबियत की गई थी इस शख्स की कि उसे अपने किरदार की भी फिक्र थी। वरना जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ किरदार तो बस औरत का होता है और दाग भी इसे ही लगता है। मर्दों का तो जैसे कोई किरदार है ही नहीं, और वो जैसे बदकिरदारी के हक के साथ पैदा हुए हैं। मैंने और शामिर ने यह सोचा है कि जब तक अब कोई फैसला नहीं कर लेते हम आपको कहीं और रहाइश दे देते हैं, किसी फ्लैट में यहाँ आप आराम से अकेली रह सकी। एक बार आयत को हैरान होना पड़ा। वो उसे रहाइश देने की बात कर रहा है
सच में? और जहां तक बात इस ज्वेलरी की है तो वो दोबारा सीधा हुआ। ऑफ कोर्स मैं इसे जरूर रखूंगा। आफ्टर ऑल मैं एक बिजनेसमैन हूं और किटी का सौदा कभी नहीं करूंगा, मुस्कुराकर कहता वो इसे एक बार फिर हैरान कर गया था। वो तो समझी थी कि मीसम उसे इनकार करे और फिर उसे मनाना पड़ेगा, मगर वो तो आसानी से मान गया। जी बिल्कुल, मैं जानता हूं कि आप पक्के इरादे से उसे लेकर आई हैं, इसलिए बिलावजा की फॉर्मेलिटी करके मैं हम दोनों का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। और मीसम से जैसे इसकी सोच पड़ ली थी। आयत के होंठ मुस्कुराए थे। फिर कुछ कहने ही लगी थी कि मीसम का मोबाइल बज उठा। मीसम ने कॉल रिसीव की। जहां हो तुम, खान इंडस्ट्रीज की मीटिंग शुरू हो गई है। और शामिर के ये अल्फाज जो कि मीसम के साथ साथ उसके कानों तक भी पहुंच गए थे, इसका वजूद सुनकर गए थे। वो जैसे पत्थर बन गई थी। जबकि मीसम अब जल्दी से खड़ा हुआ। आप अपने सामान की लिस्ट बना ले, मैं शाम को सब मंगवा लूंगा। हाँ, मैं निकल गया हूँ घर से। उसे कहने के बाद वो तेजी से शामिर को जवाब देता घर से निकला था। ये जाने बगैर के पीछे बैठा वजूद पत्थर हो गया था। आंखें हैरत से फैली थीं, जबकि कानों में दो ही अल्फाज चीख रहे थे, खान इंडस्ट्रीज। तो वो खान इंडस्ट्रीज जा रहा था। आखिर इस शख्स का खान इंडस्ट्रीज से क्या ताल्लुक? और वो किस मीटिंग की बात कर रहे थे? सवालात का एक तूफान उठा था, जिसके दरमियान वो अब चकराने लगी थी। ये मीटिंग रूम के दरमियान रखी लंबी सी टेबल के आसपास खान इंडस्ट्रीज के तमाम शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स बैठे थे, जबकि दरमियानी टेबल पर जियान खान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मिस्टर खान की वफात के सदमे से इनकी बेटी आयत हुसैन अब तक मुकम्मल तौर पर उभर नहीं पाई है। इन ये ख्वाहिश पर हमसे सादगी से निकाह किया और अब अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से वो आज यहाँ नहीं आ पाए, मगर अपने साइन किए हुए ये पेपर्स उन्होंने भेजे हैं। इसने अब इन सब के सामने रखी फाइल की समत इशारा किया। सब अब इस फाइल को खोल कर देखने लगे। उन्होंने मुझे इस कंपनी का नया वाइस चेयरमैन बनाया है और अब इस कंपनी के तमाम फैसले मैं करूंगा, कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते कहा था। सब ने सर उठाकर उसे देखा, फिर फाइल देखी जहां आयत हुसैन के साइन मौजूद थे। तो क्या अब भी वो कंपनी कभी नहीं आएगी? इनमें से एक मेंबर ने सवाल किया था। अब जानते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। मिस्टर खान ने अपनी बेटी की इस ख्वाहिश में उसका साथ दिया था और मैं यही करूंगा। आयत हुसैन अगर डॉक्टर बनना चाहती हैं तो वो जरूर बनेगी, संजीदगी से जवाब दिया था। वो वाकई आज कंपनी का ओनर लग रहा था, मगर हम सब मिस आयत से मिलना चाहते हैं। आखिर वो इस कंपनी की मालिक हैं, एक और मेंबर ने कहा था। जी, और हम उनसे मिस्टर खान की वफात की तज़ियत भी करना चाहते हैं, एक और शख्स से कहा था। जरूर, जियान के होंठ धीमे से मुस्कराए थे, मगर उनकी तबीयत बेहतर होने के बाद वो इस कंपनी की मालिक होने के साथ साथ मेरी वाइफ भी हैं, और मैं अपनी वाइफ की सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इसने जिस मोहब्बत से कहा, वहां मौजूद सभी अफराद मुस्कराए थे। एक बार उनकी तबीयत ठीक हो जाए तो वो आप सबसे आकर मिलेंगी, मुस्करा कर कहा था, जिस पर सभी ने हामी में सर हिलाया था। तो दोनों हाथ मेज पर टिकाए वो अब आगे झुका। अब हम आने वाले प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करते हैं, और उसी के साथ दूसरे मामलात पर गुफ्तगू शुरू हुई थी। तकरीबन 1 घंटे और 30 मिनट के बाद वो मीटिंग रूम से सबको अलविदा करता बाहर निकला। सर, मिस्टर मीसम ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं, इसके सेक्रेटरी से इसके साथ चलते कहा था। मिस्टर मीसम, वही MR के मालिक, याद करती हुए कहा था। जी, उन्होंने एक प्रपोजल भेजा था। वो हमारे साथ एक बड़ी डील करना चाहते हैं, जिसमें दोनों ही कंपनीज को बहुत फायदा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुस्करा कर कहा था। इसे अदनान साहिब के सामने अपनी काबिलियत साबित करनी थी, और MR के साथ एक डील करना
उसकी शुरुआत हो सकती थी। वो तेजी से मुस्कुराते हुए ऑफिस में दाखिल हुआ, जहां मीसम उसे अंदर आता देख खड़ा हुआ। मिस्टर जियान, कैसे हैं आप? मुस्कुरा कर कहते इसकी समत हाथ बढ़ाया था। अंदाज प्रोफेशनल था। बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? पिलेज सट गर्मजोशी से इसका थाम कर कहा और फिर अपनी कुर्सी पर जा बैठा, जबकि मीसम भी मुस्कुराते हुए बैठ चुका था। सबसे पहले तो आपको शादी और कंपनी दोनों ही की मुबारकबाद। थैंक यू मिस्टर मीसम। मुझे अफसोस है कि हमारी शादी की वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। इसका इशारा बिजनेस प्रपोजल की तरफ था, जो कि 1 महीने पहले भेजा गया था। कोई बात नहीं मिस्टर जियान, फैमिली कंपनी से पहले होती है। वैसे मिस आयत कहाँ हैं? मैं उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मुस्कुराते हुए पूछा था, जिसके न आने की इत्तला इससे पहले ही मिल चुकी थी। उनकी तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकी। मगर आपका मैसेज मैं उन तक पहुंचा लूंगा। खुशदिली और साफगोई से झूठ कहा गया था। अल्लाह उन्हें सेहत दे। मैंने उनके वालिद की भी तज़ियत करनी थी, मगर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। इसे दिल ही दिल में आयत हुसैन के न आने का अफसोस हुआ था। आज फिर वो इस तक इसकी अमानत नहीं पहुंचा सका था। बिल्कुल। क्या लेंगे आप? चाय या काफी? इंटरकॉम उठाते कहा था। काफी। 2 काफी प्लेज, इंटरकॉम में कहते। अब वो दोबारा उसकी समत मुतवज्जे हुआ। तो मिस्टर मीसम, हमने आपका प्रपोजल देखा है और हम इस हरफशल आगे बात करना चाहते हैं। वो अब काम की बात पर आया था। ये बहुत अच्छी बात है। हम दोनों की कंपनीज की रिपोर्टेशन बहुत अच्छी है और हम दोनों एक साथ काम करके एक दूसरे को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। मैं हमेशा से खान इंडस्ट्रीज के साथ काम करना चाहता था। उम्मीद है कि हम आगे जाकर बेहतरीन पार्टनर्स बन सकेंगे। इसने दिल ही दिल में इतने झूठ बोलने पर इस्तिग़फ़ार किया था। जी बिल्कुल। मैंने एमआर के पिछले सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं। आप बहुत जदीद तर्ज का काम करते हैं और यकीनन आपकी कंपनी का फ्यूचर इससे कई ज़्यादा ब्राइट है। वो इस प्रोजेक्ट को लेकर वाज़े तौर पर बहुत एक्साइटेड था। कैसे ना होता? खुद को साबित करने का ये बेहतरीन मौका था। अभी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि कितना ब्राइट है ये। मीसम ने मुस्कुराते हुए दिल में सोचा था। थैंक यू। इतने में एक वर्कर काफी लेकर अंदर आया था और अब वो दोनों इस प्रोजेक्ट को लेकर मजीद बात करने लगे थे। आयत हुसैन तक इसकी अमानत तो आज न पहुंच सकी, मगर मीसम रजा ने खान इंडस्ट्रीज की जानिब पहला कदम बढ़ा ही लिया था, जिसकी इसे खुशी थी। वो एक बार फिर टीवी के सामने मौजूद थी। आज फिर वो बेचैन सी नजर आ रही थी और वजह इस बार खान इंडस्ट्रीज थी। खान इंडस्ट्रीज में कोई मीटिंग थी, जिसमें मीसम भी गया था। मगर कैसी मीटिंग? इसकी गुमशुदगी को 1 हफ्ता होने को था और अब तक कोई न्यूज़ नहीं थी। कुछ भी नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। रिमोट दूसरे सोफे पर फेंकते अब वो सर पकड़े बैठी थी। कौन कर रहा है खान इंडस्ट्रीज में मीटिंग? जियान। मगर सब आयत के बारे में सवाल तो जरूर कर रहे होंगे। तो फिर आखिर वो सब इस बात को छुपा कैसे रहे हैं? अब फिर सब ने ये मान लिया है कि वो किसी के साथ भाग गई है और अब वापस नहीं आएगी। इतने दिनों में वो बस इस शख्स के बारे में सोच रही थी जिसे वो मार नहीं, शायद बस जख्मी कर आई थी। मगर अब वो खान इंडस्ट्रीज के बारे में सोच रही थी, जो इसकी थी, मगर वहां कोई और था। मुझे ये जानना होगा कि कंपनी में हो क्या रहा है और सब ने मेरी गुमशुदगी का क्या बहाना बनाया है। वो खुद से कहती अब सीधी हुई थी। ये शख्स ही मुझे इस बारे में बता सकता है, मगर मैं उससे पूछूंगी कैसे? अब वो दाएं बाएं चक्कर लगाने लगी। जानती थी कि इससे सवाल करने मतलब मजीद सवालात का सामना करना था और फिलहाल वो अस्यापन्नी असली शनाख्त नहीं बताना चाहती थी। और अचानक जैसे इसी कोई ख्याल आया हो। वो स्टडी रूम में काम करता है।
शायद वहाँ कुछ मिल जाए, इसी ख्याल के आते इसने वक्त देखा। ये शाम के 5 बजे का वक्त था और मीसम ने अभी घर नहीं आना था। वो अब तेजी से स्टडी रूम में गई, जहां मेज पर कुछ फाइल्स और मीसम का लैपटॉप भी रखा था। आई एम सॉरी मिस्टर मीसम, मगर मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे बाबा की कंपनी के साथ क्या हो रहा है। खुद कलामी करती अब वो हर एक फाइल देखने लगी, हर दराज और मीसम का लैपटॉप जिस पर पासवर्ड था। पासवर्ड होने की वजह से वो मीसम का लैपटॉप खोल ऑन नहीं कर सकी, मगर मुख्तलिफ कागजात में उसे एक फाइल मिल ही गई थी। एक फाइल जो कि तीसरे दराज में रखी थी। वो अब कुर्सी पर बैठी उसे देखने लगी। उसे बिजनेस की कुछ खास समझ नहीं थी, होती भी कैसे। वो मेडिकल की स्टूडेंट थी और बिजनेस से इसका दौर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, मगर जितना वो इस फाइल को पढ़ और समझ पाई थी, इसके मुताबिक ये एक प्रपोजल था जो कि खान इंडस्ट्रीज के साथ एक नया प्रोजेक्ट करने के लिए बनाया गया था। तो वो खान इंडस्ट्रीज के साथ डील कर रहा है। फाइल वापस इसकी अपनी जगह रख कर वो वापस आई थी, तो उसे ये भी मालूम होगा मेरी गुमशुदगी का क्या बहाना बनाया गया है। सोफे पर बैठती वो सोचने लगी, हम आपको कहीं और रहाइश दे देते हैं, किसी फ्लैट में जहां आप आराम से रह सकती हैं। मीसम के अल्फाज उसे याद आए तो उसने नफी में सर हिलाया। अगर मैं यहां से चली गई तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं होगा। वो अब दोबारा नए सिरे से सोचने लगी थी, मुझे यही रहना होगा ये जानने के लिए कि आखिर वहां हो क्या रहा है। और वो इंसान, इस इंसान का ख्याल आते ही इसकी आंखें सुर्ख हुई थी। सोफे की पुश्त से टेक लगाते उसे सोचा था, तुम आखिर हो कहाँ? सवाल किया था आयत हुसैन ने इस इंसान से। वो इंसान जो उसे यहां पहुंचाने का कुछ तो जिम्मेदार था। शायद जिम्मेदार वो खुद थी। वो शीशे के सामने खड़ी अपना मुआयना कर रही थी। सफेद रंग की फ्राक जिस पर लाल रंग के फूल बने थे, लाल रंग का दुपट्टा तो इसने अपने सर पर कुछ पीछे करके टका हुआ था। लंबे काले बालों को हमेशा की तरह पन्नों की मदद से सर की चोटी पर समेटा हुआ था। बालों की 2 लुटें चेहरे पर झूल रही थी। चारा जो कि हल्के मेकअप, आंखों में काजल और लिप ग्लव्स की मदद से मजीद पुरकशिश लग रहा था, वो यकीनन इस वक्त प्यारी लग रही थी और सोबर भी। इसकी पर्सनैलिटी ऐसी ही थी। लंबे काले बाल जो कि कमर के कुछ नीचे तक आते थे, उन्हें वो हमेशा बांधे रखती थी। सर पर दुपट्टा हमेशा पिन की मदद से टका रहता और साफ लिबास। वो बहुत खूबसूरत तो ना थी, मगर उसके बालों के बाद इसकी मुस्कुराहट बहुत पुरकशिश थी। बाल तो शायद कभी किसी ने खुले हुए देखे ही नहीं थे, मगर उसकी मुस्कुराहट लोगों को इसकी जानिब मुतवज्जे जरूर करती थी। साफ रंगत और बड़ी बड़ी आंखें में काजल, इसकी खूबसूरती एक अलग ही मेयार की थी। बहुत प्यारी लग रही हो, इसकी रूममेट ने इसे देखते हुए कहा था। मगर अगर तुम बाल खोल दो ना, तो यकीन करो इसे मोहब्बत न थी तो उन्हें देखते ही फिदा हो जाएगा, वो तुम पर शरारती अंदाज में इससे कहा था। वो मुस्कुराई और बेड पर बैठती अब अपनी हील पहनने लगी। ज़ाहिरी सूरत पर फिदा होने वाले शख्सियत की खूबसूरती से महरूम होते हैं, और मुझे ऐसा महरूम हमसफर नहीं चाहिए, धीमी आवाज में इससे कहा था। ओह, तो तुम्हें कैसा हमसफर चाहिए? इस अल्फाक्साटेड होते पूछा था। आयत की मुस्कुराहट इस सवाल पर कुछ गहरी हुई थी। जिसकी शख्सियत खूबसूरत हो, जवाब देती वो खड़ी हुई थी। और खूबसूरत शख्सियत कैसी होती है? एक और सवाल किया था। इज्जत करने वाली, बाएतबार, इंसानियत से मालामाल, नियत में पाकी और दिल में मोहब्बत करने वाली उसे जवाब देती वो अब दरवाजे की समत बढ़ी। मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है। एहतियाती तौर पर पलटकर उसे कहती वो अब कमरे से बाहर निकली थी, जबकि इसके जाते ही इसकी रूममेट ने एक गहरी सांस ली। इस दौर में ऐसी शख्सियत तुम्हें मिल ही ना जाए आयत, वो भी एक मर्द की। नामुमकिन, हतमी अंदाज में कहती वो अब दोबारा अपने मोबाइल की समत मुतवज्जे हुई।
जहां आयत ने इसे एक रेस्टोरेंट की लोकेशन भेजी थी। रेस्टोरेंट जो कि 2 दरिया में वाक़ था। ये शाम के 5 बजे का वक्त था मगर मौसम खुशगवार था, इसलिए वो शख्स इस रेस्टोरेंट के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में किनारे पर लगी टेबल पर बैठा था, जो कि दरिया के बिल्कुल ऊपर थी। खुला आसमान, दरिया और फिर इस पर इंतजार। इस इंसान का जिसे वो 2 सालों से जानता था और आज पहली बार मिलने वाला था। वो बार बार खड़ी देखता और फिर सामने जहां वो अब उसे आती हुई नजर आई थी, वही पर्सनैलिटी और वही अंदाज, वो तस्वीर से ज्यादा हकीकत में प्यारी थी। इसे देखते वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ था। आयत हुसैन भी इसे देखते ही पहचान गई थी। वो तस्वीर के कुछ कम मगर हैंडसम जरूर था। जेनिस पर सुरमई रंग की शर्ट पहने, बालों को जेल से टिकाए, क्लीन शेव और मजबूत कंधों के साथ वो इसकी समत कर हाथ हिला रहा था। वो अब तेजी से इसके सामने जाकर रुकी। आयत हुसैन अपना तारुफ करवाया था, जैसे वो इसे जानता ना हो। कबीर मेहताब, गहरी आवाज में कहा था। उसकी आवाज इससे ज्यादा खूबसूरत थी। बैठे, इसे सामने बैठने का इशारा किया। वो अब अपना पर्स एक कुर्सी पर रखती दूसरी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। तुम तस्वीर से ज्यादा असल में खूबसूरत हो, उसे गौर से देखते उसने कहा था। जाने क्यों मगर आज पहली बार आयत को इसकी तारीफ से वो खुशी नहीं हुई थी जो हमेशा होती थी, मगर वो मुस्कुराई जरूर थी। थैंक यू, अब भी अच्छे दुखते हैं, जैसे एक फॉर्मेलिटी पूरी की थी। मुझे लगा था तुम मुझसे मिलने से इनकार कर दोगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। क्यों? ऐसा क्यों लगा आपको? बस लड़कियों फेसबुक या सोशल मीडिया के दोस्तों से मिलने से डरती हैं न? कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए इसने कहा था। आयत की मुस्कुराहट गहरी हुई। डरती नहीं हैं वो, एहतियात करती हैं और बिल्कुल ठीक करती हैं। हर कोई अच्छा नहीं होता, उसे जवाब दिया था। तो यानी मैं तुम्हें अच्छा लगा? थोड़ा आगे झुकते इसने सवाल किया था, उसे इसकी आंखों में देखते। और जाने क्यों मगर आयत हुसैन को इसका ये अंदाज कुछ आम सा लगा। अब मुझे एक अच्छे इंसान लगे, इसलिए मिलने आ गई, इसने कैसे वजाहत की थी। जवाब में वो हंसा था। चलो, तुमने मुझे अच्छा इंसान तो कहा, आयत मुस्करा कर कहता। वो अब वेटर को इशारा कर चुका था, जबकि आयत बस उसे देख रही थी। वो दिल जो यहां आते वक्त अजीब अंदाज में धड़क रहा था, अब जाने क्यों इतना खामोश था, जैसे ये कोई आम सी मुलाकात हो किसी दोस्त के साथ, जबकि वो दोनों ही जानते थे कि ये मुलाकात आम नहीं थी। तो तुमने बताया था कि तुम्हारी चची तुम्हारा प्रपोजल लेकर आई है, खाने के दौरान उसे कहा था। आयत के होंठ अपनी शरारत को सोचकर मुस्कराए थे। जी, मुख्तसर जवाब दिया था। तुमने इनकार क्यों नहीं किया? उसने एक और सवाल किया था, उसे देखते हुए। मैं इनकार क्यों करती? अनजान बनते हुए कहा था। क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और जवाब आयत हुसैन पर जैसे बिजली पर कर गिरा था। और शायद ये इस बिजली ही का असर था कि पहली बार आयत हुसैन का दिल तेजी से धड़का था, इतनी तेजी से कि वो खुद को संभालने को कोशिश करने लगी। जी, हैरत से फैलती आंखों से इसने बस इतना ही कहा था, जबकि कबीर की मुस्कुराहट इसके तासुरात देखते ही गहरी हुई थी। मैं सीधी बात करने वाला इंसान हो आयत, फ्लर्ट और टाइम पास पर यकीन नहीं रखता, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रपोज कर रहा हूं। दोनों कोहनियां मेज पर टिकाए वो एक बार फिर आगे झुका, उसे गहरी निगाहों से देखते। तो मिस आयत हुसैन, क्या आप मुझसे यानी कबीर मेहताब से शादी करेंगी? सवाल था कि कोई तूफान, जिसने आयत हुसैन के दिल की दुनिया में शोर सा बर्पा कर दिया था। हर कमी इस एक जुमले ने खत्म कर दी थी, हर खामोशी इस एक जुमले ने तोड़ कर रख दी थी।
अब दिल जैसे उछल रहा था, बेयकीनी से, बेताबी से, खुशी से, मोहब्बत से। मिस आमना। हेलो। चेहरे सामने बजने वाली चुटकी उसे होश में लाई थी। वो चौंक कर सीधी हुई। आप ठीक हैं? उसे जांचती नजरों से देखते मीसम ने पूछा था। जज। जी मैं ठीक हूं, आप कब आए? खुद को संभालते हुए इसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते सवाल किया। थोड़ी देर पहले ही आया हूं। मैं कुछ समोसे वगैरह लाया था। अगर आप चाय बना ले तो। अपना जुमला सवालिया अंदाज में अधूरा छोड़ा था। उसे सुबह इसके हाथ की चाय पसंद आई थी और उसका इजहार ना जाने क्यों, मगर वो करना नहीं चाहता था। जी जरूर, मैं बनाती हूं। वो फौरन खड़ी हुई थी। थैंक यू। मैं चेंज करके आया दो से कहते वो तेजी से ऊपर गया था, जबकि वो अपना सर झटकती किचन की समत। कुछ देर बाद वो टी शर्ट और ट्राउजर पहने किचन आया था, जहां वो चाय और मेज पर इसके लाए हुए लवाजमात रख चुकी थी। जबरदस्त। आज मौसम और मेरा मूड दोनों अच्छे थे, तो सोचा घर जाकर चाय पी जाए, नॉर्मल अंदाज में कहता वो अपनी कुर्सी पर बैठा था। आयत ने देखा। इसका मूड आज वाकई अच्छा था। क्या मैं जान सकती हूं कि आज इतने खुश क्यों हैं आप? अपनी जगह पर बैठे इसने पूछा था। हम बिजनेसमैन हमेशा किसी डील को लेकर ही खुश होते हैं। आज क्योंकि एक अहम मिशन को पूरा करने की जानिब मैंने कामयाबी से अपना कदम बढ़ाते हुए एक डील की है, इसलिए मैं कुछ अच्छे मूड में हूं। और एक अच्छी खबर आपके लिए भी है, समोसा खाते हुए इसने कहा था। आयत में इसकी बात पर चौंकी। मेरे लिए? जी। शामिर में आपके रहने का बंदोबस्त कर लिया है। मैं आज ही आपको वहां छोड़ दूंगा। आप आराम से वहां रह सकती हैं और आपकी जरूरत की हर चीज वहां मौजूद है। वो जितनी खुशी और सुकून से इसे बता रहा था। आयत का सुकून इतना ही खत्म हुआ था, तो इसलिए इतना खुश है ये। उसे अब मीसम पर गुस्सा आया था। मैं अभी यहां से जाना नहीं चाहती, धीमी आवाज में उसने बहुत जोर का धमाका किया था, जिसमें मीसम के होठों की मुस्कुराहट इससे छीन ली थी। सॉरी। क्या कहा आपने? उसे जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मैं यही रहना चाहती हूं। एक बार फिर अपनी बात दोहराई थी। जहां तक मुझे याद है हमारी इस बारे में सुबह बात हुई थी। हो गया सलियल मोड आन। इसे पुराने अंदाज में बात करते देख इसने सोचा था। जी मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, बस आपकी बात सुनी थी। तो अब भी आप मेरी बात सुने और चाय के बाद चली मेरे साथ, दबे दबे गुस्से से कहा था। मुझे अकेले डर लगता है। मैं अकेली नहीं रह सकती। इसने सर झुकाते एक बार फिर अपनी बात दोहराई थी। और मुझे किसी के साथ रहने की। मैं आपके साथ नहीं रह सकता, जवाब फौरन आया था। आप समझ नहीं रहे। मैं अकेले घर में रात नहीं गुजार सकती। मुझे इंसोमिया है। और जाने कैसे मगर आयत हुसैन ने एक अजीम झूठ बोल दिया था, बना सोचे समझे। व्हाट? इंसोमिया? वो शदीद हैरान हुआ था। जी। अगर मैं अकेले घर में रहूंगी तो रात को डर लगेगा और मेरी कंडीशन अकेले रहने से खराब हो सकती है। मुझे हिलुसिनेशन हो सकती है और मैं खुद को नुकसान पहुंचा सकती हूं। वो बहुत साफ गोई और फिक्रमंदी सियासे बता रही थी। अब सच कह रही है। मीसम ने इसे गौर से देखते कन्फर्म करना चाहा। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो छोड़ आए मुझे वहां। फिर सुबह आकर मेरी हालत देख लीजिएगा। इंसोमिया कोई मजाक नहीं है। इस बार उसने भी कुछ दबे गुस्से से कहा था। मीसम ने इसे देखा। इसकी संजीदगी से लग रहा था कि वो सच कह रही है। इसने अब आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। कुक। हार मानने वाले अंदाज में कहता वो दोबारा चाय और समोसों की जानिब मुतवज्जे हुआ, जबकि आयत ने सुकून का सांस लिया। शर्म करो आयत।
अपनी तालीम का इतना गलत फ़ायदा उठाया तुमने, दिल ने टोका था। इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। मुझे खान इंडस्ट्रीज़ की मालूमात चाहिए जो कि इस शख्स के पास है, और ये मुझे यहाँ से भगाने के लिए मरा जा रहा है। ऐसे में इंसोमिया बेस्ट ऑप्शन है, इसने दिल को जवाब दिया था। हाँ बिल्कुल। दिल के तंजिया जवाब पर उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, क्योंकि वो शख्स अब भी इसे शक्की निगाहों से देख रहा था, जबकि यहाँ से दूर इसी बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर कोई इससे बाहर आया था। सफ़ेद कोट पहने और हाथ में एक बैग लिए। मैंने उन्हें दवाई और उनकी बैंडेज कर ली है। उन्हें कुछ खाने की ज़रूरत है वरना इनकी जान जा सकती है, डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में सामने बैठे शख्स को देखते कहा था। जान नहीं जानी चाहिए इसकी डॉक्टर, इस वक्त उसकी जान बहुत कीमती है। एक बार वो अपना मुंह खोल दे तो मैं खुद उसे इस दर्द से निजात दी होएगा, गंभीर आवाज में कहा था। डॉक्टर के चेहरे का रंग इसकी बात का मतलब समझते हुआ था। मम, मैं चलता हूँ, माथे में आया पसीना साफ करते कहा था। जरूर, उसे जाने की जैसे इजाजत दी थी, जिसके मिलते ही वो तेजी से वहां से निकला था, जबकि इसके जाते ही वो शख्स अब बेसमेंट के दरवाजे को देखता कुछ सोचने लगा और फिर मोबाइल निकालकर किसी को कॉल मिलाई। इसकी फैमिली का पता करो, अब वही इसकी ज़बान खुलवाएगी, हुक्म देते उसने कलकट की और फिर एक खतरनाक मुस्कुराहट इसके होठों पर फैली। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। उसने खड़े होते अपने कोट के बटन बंद किए। अब तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें सीधा करेंगे, दरवाजे से कहता वो अब तेजी से इस घर से निकला था, चेहरे पर वही संजीदगी और सफा के लिए। 5वीं किस्त यहाँ अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अगली किस्त जल्द दी जाएगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।